students, good morning everyone. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. I welcome you all guys in today's vocabulary 500 series vocabulary the Hindu editorial important vocabulary session day 2. आज हम लोग फिर से कुछ अच्छे लेवल के वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग डेली द हिंदू एडिटोरियल है या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जो एडिटोरियल पार्ट में जो भी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं करते हैं। और वैसा ही कुछ आरसी और क्लोस्टर्स जब हमें एग्जाम में मिलता है, आरसी क्लोस्टर्स पैराजंबल, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के वर्ड्स हमें मिलते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है तो हम प्रॉब्लम में आते हैं। और फिलर्स वगैरह के भी जो क्वेश्चंस होते हैं डबल फिलर्स में, उसमें भी आपको वोकैब सेक्शन ये जो है बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ 500 अच्छे वर्ड्स कवर कर रहे हैं जिससे ऑलमोस्ट हमारा 80% जो है वोकैबुलरी पार्ट वो इससे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस फॉर टुडेज सेशन एज वेल। तो यहाँ पे जैसे कि कल के सेशन में भी हमने आप लोगों को गाइस बताया था, स्ट्रैटेजी बताई थी कि कोई भी वर्ड आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले तो कोई भी वोकैब है आपकी, कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड का आप देखोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, वो वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, वो वर्ड नाउन है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है कि वो वर्ड आपका प्रोनाउन है कि वो वर्ड आपका एडवर्ब है, तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है ये आपको सबसे पहले देखना है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको देखना है वो क्या देखना है, सेकंड नंबर पे उसके आपको सिनोनिम्स देखने हैं। ठीक है, अगर वो वर्ड है, ठीक है, तो वो वर्ड के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा कि वो वर्ड नाउन है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। फिर उसके बाद उस वर्ड के आपको सिनोनिम्स देखने हैं कि क्या क्या सिमिलर वर्ड्स उसके हो सकते हैं, क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपको चीज देखनी है वो क्या देखनी है, उस वर्ड का यूजेज देखना है कि मतलब यूजेज का मतलब आपको देखना है कि वो वर्ड को अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो किस तरह से सेंटेंस में यूज होगा, उस वर्ड का हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज वो वर्ड नाउन है तो सेंटेंस में नाउन फॉर्म में किस तरह यूज हो रहा है, अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है तो किस तरह से यूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर इतनी चीजें आप कवर अप करोगे तब जाके कहीं आपका एक वोकैब जो होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसी एस्पेक्ट को हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये सीरीज लेकर आए हैं टॉप 500 द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, जिससे कि ऑलमोस्ट हमारा 80% से ज्यादा जो है वोकैब सेक्शन वो कवर अप हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला वर्ड जो आप लोगों के लिए है वो है रील्म। रील्म जो है गाइस आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में भी ये वर्ड रील्म यूज होता है। इसका मतलब होता है, ये एक नाउन फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है राज्य, जिसको आप बोलते हो किसी का डोमेन, किसी का स्फेयर जो होता है, किस एरिया में कोई काम कर रहा है। जिसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि किंगडम या फिर एम्पायर। किसी राजा का जो एम्पायर होता है, जो किंगडम होता है, उसको रील्म बोला जाता है, राज्य। ठीक है, अब जैसे कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका जेनिथ और नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है, नादिर का मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये है आपका इसका सिनोनिम्स और इसका एंटोनिम। अब इसका यूज कैसे करेंगे, नाउन फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है हर इंटरेस्ट आर इन द रील्म ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो किस डोमेन में है। तो यहाँ पे रील्म का मतलब क्या है, रील्म का मतलब है डोमेन से। क्लियर, सो योर इंटरेस्ट इज इन द रील्म ऑफ साइंस फील्ड, ऐसा। तो यहाँ पे इन द रील्म में यहाँ पे दा के साथ देखिए रील्म लगा हुआ है, तो दा आपका क्या है, दा इज एन आर्टिकल। और आपको पता है कि आर्टिकल के साथ जो वर्ड लगता है या तो वो एडजेक्टिव होता है, नाउन का क्वालिफायर, और या फिर खुद नाउन होता है। तो यहाँ पे रील्म आपका नाउन टर्म है जो कि दा के साथ यूज किया गया है। समझ आ रही है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं हर रील्म इज इन द हर इंटरेस्ट इज इन द रील्म ऑफ साइंस फील्ड, ऐसा। ठीक है, लाइफ साइंस फील्ड, ऐसा कर सकते हैं। तो रील्म का मतलब होता है किसी चीज का डोमेन होना, स्फेयर होना, या ओवरऑल आप बोल सकते हो एक बाउंड्री होना किसी चीज की, स्फीयर जिसको आप कह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अगला वर्ड देखिए आज के सेशन में नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है फ्रिक्शन। अगेन देखो यहाँ पे आईओएन लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका क्या है, ये आपका नाउन फॉर्म नहीं है गाइस, बल्कि ये आपका एक एडजेक्टिव फॉर्म है फ्रिक्शन। इसका मतलब होता है संघर्ष या फिर मनमुटाव, किसी से आपका क्या है, किसी से आपका झगड़ा हुआ है या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स, लोगों के बीच में
या फिर किसी के बीच में जो है जब डिसएग्रीमेंट होता है तो वो आपका फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है एक्चुअली, ये फ्रिक्शन आपका एक्चुअली यहाँ पे नाउन है। क्यों? क्योंकि आईओएन लगा हुआ है और जिस वर्ड के लास्ट में आईओएन आता है वो नाउन होता है। जैसे कि एक्शन हो गया, जैसे कि आपका प्रिसिशन हो गया, ठीक है, प्रिसिशन हो गया, जैसे कि आपका सक्सेशन हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आपके क्या होते हैं? ये सारे वर्ड्स आपके नाउन होते हैं जिनके लास्ट में आईओएन आता है। तो फ्रिक्शन नाउन है जिसका मतलब होता है किसी से डिसएग्रीमेंट होना, दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में जो लोग हैं वो डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात को लेकर, या उनमें आपस में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाते हैं? रास्पिंग एंड रबलिंग, दीज आर द सिनोनिम्स। या फिर आप कह सकते हो क्लैश, क्लैश कैन आल्सो बी द सिनोनिम, मतलब आपस में झगड़ा चल रहा है, दो ग्रुप्स या दो लोगों के बीच में आपस में क्लैश चल रहा है। क्लैश का मतलब लड़ाई है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हार्मनी होना, कॉन्कॉर्ड होना, दीज आर द एंटोनिम्स। अब जैसे एग्जांपल सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है इट वाज डिफिकल्ट टू रीच एन एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टू साइड्स। मतलब किसी एग्रीमेंट पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि दो साइड्स के बीच में आपस में क्या चल रहा था? फ्रिक्शन चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। तो फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट से है। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आर्टिकल देखिए द फ्रिक्शन लिखा हुआ है, तो आपको सेंटेंस में इसका यूजेज भी समझ में आ रहा है कि द क्या है? द आपका आर्टिकल है और इस आर्टिकल के साथ आपका फ्रिक्शन जो है वो क्या है? वो नाउन फॉर्म है। तो आर्टिकल प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया। Clear? There has been constant friction between husband and wife. ऐसा हम लिख सकते हैं। फ्रिक्शन मतलब डिसएग्रीमेंट, तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फ्रिक्शन होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। There's been a constant friction between husband and wife. तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे constant friction हमने आपको बोला, तो constant में constant वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो हम आपको फ्रिक्शन वर्ड बता रहे हैं, there's been constant friction बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो फ्रिक्शन यहाँ पे आपका नाउन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आई? इस तरह से गाइज आप मुझे और एग्जांपल सेंटेंस बताएंगे कमेंट करके टेलीग्राम पे। नेक्स्ट वर्ड गाइज आज के लिए आप लोगों का है कर्टेल। कर्टेल वर्ड भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को घटाना। अब घटाना क्या है? एक एक्शन है, ठीक है, ये एक एक्शन को डिनोट कर रहा है ना, कोई चीज घट रही है, कोई चीज डिक्लाइन होना, डिक्लाइन हो रही है, घट रही है, ये तो किसी चीज की वैल्यू ये इस तरह से करके घट रही है, किसी चीज का लेवल जो है वो घट रहा है, तो कोई चीज डिक्लाइन कर रही है, घट रही है, तो उसको हम बोलते हैं कर्टेल, कट शॉर्ट करना, रिड्यूस करना। तो घटना आपका ये वर्ब फॉर्म हो गया। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस, ठीक है, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज करना, लेंथन करना, ठीक है, इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ा देना किसी चीज को, तो ये इसके ऑपोजिट्स हो गए। अब एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल सेंटेंस कह रहा है आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे अपने आंसर को क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा, मतलब रिड्यूस करना पड़ा, मतलब कट शॉर्ट करना पड़ा, छोटा करना पड़ा, बजाय इसके कि मैं लंबा आंसर लिखता, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, बिकॉज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। रनिंग आउट ऑफ टाइम का मतलब टाइम की शॉर्टेज थी, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो बिकॉज आई वॉज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड दैट इज वाई मैंने अपने आंसर को क्या किया? कट शॉर्ट किया। क्लियर? तो इस तरह से आप कर्टेल वर्ड को यूज करते हैं एग्जाम्पल स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे टू कर्टेल लिखा हुआ है, तो टू कर्टेल में आप देखो वर्ब फॉर्म में यूज हुआ है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, तो इसका मतलब ये इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज किया है, तो आपका ये क्या है? ये आपका कर्टेल वर्ब फॉर्म है, ठीक है। वी ऑलवेज ट्राई टू कर्टेल आर curtail our language, we always try to curtail our communication, we always try to curtail our statements so that we can tell those statements precisely, हम ताकि उन statements को precisely बता सकें, ठीक है। So we should try to curtail our statements whenever it is necessary and to speak to the point. Clear? To the point बोलने के लिए हमें अपने आप क्या करना पड़ता है? statements को कर्टेल करना होता है, कट शॉर्ट करना होता है, टू द पॉइंट बताना होता है। बात समझ आई? अगला वर्ड आज के लिए देखिए कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन में भी देखिए लास्ट में आईओएन सफिक्स लगा हुआ है। आप लोगों को पता है कि जिस वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी आईओएन सफिक्स आता है वो नाउन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका कॉन्फ्रंटेशन हो गया, जैसे आपका एग्जामिनेशन, इन्विजिलेशन, इंस्पेक्शन, दीज आर नाउन फॉर्म्स।
कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, किसी चीज का अपोज करना। जब आप बोलते हो किसी चीज का अपोज करना, मतलब आप किसी चीज के फेवर में नहीं हो, किसी चीज के अगेंस्ट में हो, ठीक है। तो किसी चीज के खिलाफ है, के अगेंस्ट है, अपोज कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये सब आपके कॉन्फ्रंटेशन का सिनोनिम होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब आर या पार वाली जो बात हो जाती है, मतलब आप किसी के आमने सामने आ गए, मतलब आपका कोई दुश्मन है और वो दुश्मन आपके एकदम सामने आ गए, तो आपके अंदर क्या होगा, विरोध वाली भावना आएगी। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्रंटेशन, जिसको कॉन्फ्लिक्ट, कोलिजन, अपोज या अगेंस्ट कहते हैं। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे काम, पीस, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ये आपके इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब एग्जांपल सेंटेंस में देखो, ये नाउन है तो नाउन फॉर्म में यूज होगा। कॉन्फ्रंटेशन विद पेरेंट्स इज द कॉमन रिएक्शन फॉर एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स जो होते हैं, जो यंग एज के बच्चे होते हैं, उनके लिए अपने पेरेंट्स का विरोध करना बहुत आम बात होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से फाइट करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है लड़ाई करना, आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। तो कॉन्फ्रंटेशन बिकम्स इवन अ कॉमन फिनोमेना ड्यूरिंग एडोलेसेंट एज। ये भी हम कह सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन जो है, मतलब लड़ाई या आर्ग्यूमेंट करना, ये एडोलेसेंट एज की काफी कॉमन सी एक बिहेवियरल पैटर्न होता है कि मतलब जब आप एडोलेसेंट एज में आते हैं तो हर किसी से आपकी लड़ाई की भावना हो जाती, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत बहस पे आ गए। तो दिस इज कॉल्ड, ये आपका होता है कॉन्फ्रंटेशन का सेंस। समझ आई बात, क्लियर है। अगला वर्ड देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ रिलक्टेंस। अगेन गाइस यहाँ पे देखिए एंस वर्ड लगा हुआ है, सफिक्स, तो किसी वर्ड के लास्ट में एंस या फिर एंस लगता है, ठीक है, तो वो आपके वो भी नाउन होते हैं। ये चीज हमने आपको नाउन में बताई थी फाउंडेशन में। इसका रिलक्टेंस का मतलब होता है आप कोई काम विलिंगनेस से नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जोर जबरदस्ती से कोई काम कर रहे हैं, आपको कोई काम करना पसंद नहीं है, लेकिन कोई आपको पीछे से जोर जबरदस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसको रिलक्टेंस बोला जाता है। जिसको आप बोलते हैं अनिच्छा, मतलब आपकी इच्छा नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनविलिंगनेस, आप विलिंग नहीं है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, डिसइंक्लिनेशन और ट्रेपिडेशन, ठीक है, और अनविलिंगनेस भी हो जाएगा। अनविलिंगनेस मतलब विलिंगनेस नहीं है कोई काम करने की, क्लियर, समझ आ रही है बात। इसके ऑपोजिट क्या हो गए, ईगरनेस एंड लाइकिंग, ईगरनेस, लाइकिंग या फिर डिजायर एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इंक्लिनेशन भी हो जाएगा, जैसे कि आपका डिसइंक्लिनेशन जो है वो आपका एंटोनिम हो गया, तो इंक्लिनेशन आपका इसका, सॉरी, डिसइंक्लिनेशन सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, है तो ये नाउन फॉर्म, तो नाउन की तरीके से एग्जाम्पल में यूज किया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, आई एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन विद ग्रेट रिलक्टेंस। मैंने उसकी रेजिग्नेशन को ना चाहते हुए भी, बहुत ज्यादा पछताते हुए उसकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया, मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में आकर मैंने उसकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया, बहुत ज्यादा। ग्रेट रिलक्टेंस का मतलब हुआ बहुत ज्यादा मजबूरी में, मतलब मैं अपनी अनिच्छा, मतलब इच्छा के अगेंस्ट जाकर मैंने उसकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। मेनी टाइम्स we face great reluctance in our life। बहुत बार हम अपनी लाइफ में अनविलिंगनेस फेस करते हैं, कि मतलब बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिलक्टेंस। मेनी अ टाइम्स we do face reluctance, the stage of reluctance in our life। बहुत बार हम लोग डे टू डे लाइफ में भी रिलक्टेंस फेस करते हैं, क्लियर, बात समझ आई। अगला वर्ड है आपका ट्रैवेस्टी। ट्रैवेस्टी देखो एसटी लगा हुआ है, जैसे कि ऑनेस्टी होता है, ठीक है, तो उसी तरह से मिस्ट्री होता है, ऑनेस्टी होता है, तो जिस वर्ड के लास्ट में एसटी लगता है नेसेसिटी होता है, तो वर्ड के लास्ट में सफिक्स टी लगता है तो वो भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपका नाउन होता है। तो देखिए ट्रैवेस्टी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है उपासनात्मक रचना, मतलब बहुत ही चीप लेवल की मॉकरी करना, समथिंग और समवन सीरियस, जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, सीरियस हो, बहुत ही चीप लेवल की। जिसका सिनोनिम क्या होता है, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट कर देना, बात को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से मिर्च मसाला लगा के किसी को बताना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ट्रैवेस्टी। परवर्जन, ठीक है, किसी को परवर्ट करना, परवर्ट करने का भी मतलब यही होता है किसी चीज को डेविएट करना, डिस्टॉर्ट करना, तोड़ फोड़ के और अपनी तरीके से किसी को मिर्च मसाला लगा के कोई बात बताना, दिस इज कॉल्ड परवर्जन।
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सीरियसनेस और सोलेमनिटी। तो आप देखो एग्जाम्पल में किस तरह से इसको यूज करेंगे। दिस ट्रायल हैज प्रूव टू बी अ ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस। ये जो ट्रायल है, ये जो सजा है, ये प्रूव हुई है कि ये इंसाफ का क्या है, ट्रेविस्टी है, मतलब बहुत ही चीप लेवल का एक मॉकरी किया गया है जस्टिफिकेशन के साथ, इंसाफ के साथ। समझ आ रही है, क्लियर है बात, क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखो यहाँ पे दिया हुआ है विम्सी। विम्सी एस वाई लगा हुआ है, जैसे होता है आपका, तो एस वाई लगा हुआ है, ये भी आपका नाउन फॉर्म है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सनकीपन होना। कोई इंसान आप बोलते हो ना बिल्कुल सनक जाना, तो दिमाग बिल्कुल आउट हो जाना, सनक जाना, सनकीपन वाली हरकत करना, दिस इज कॉल्ड विम्सी। इसका मतलब होता है प्लेफुली क्वांट और फैंसीफुल बिहेवियर और ह्यूमर। ठीक है, आपका मतलब ह्यूमर जो है, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको हम बोलते हैं, तो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा प्लेफुल वे में हो गया, मतलब आप अपने एक्ट एज के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करे, कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम सनकीपने से एक्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड विम्सी। अब जैसे इसके सिनोनिम्स क्या क्या दिए हुए हैं, फैंसीफुल और प्लेफुलनेस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बोरिंग, मतलब एकदम बोरिंग लाइफ जी रहे हैं, एकदम बोरिंग इंसान है। और आप देखते हो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जॉयफुल होते हैं, लाइवली जिसको आप बोलते हो, तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम लाइवली भी हो जाएगा, मतलब बोलते हैं ना जिंदा दिल इंसान, मतलब बुढ़ापे में भी एकदम जवानी वाली चीजें फीलिंग आने लगे, एकदम यंगनेस वाली फीलिंग आने लगे, तो लोग तो कहेंगे कि ये सनकीपन है, लोग तो कहेंगे दिस इज अ विम्सी कैरेक्टर, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं एक लाइवली कैरेक्टर है कि ये सारी चीजें भी जरूरी है, प्लेफुलनेस है, फैंसीफुल है, नहीं तो लाइफ कैसी होगी, बिल्कुल बोरिंग या सीरियस होगी। तो इसको ऑपोजिट आपका बोरिंग एंड सीरियस हो गया। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा ओल्ड एज में भी लोग क्या होते हैं, बिल्कुल एडोलेसेंट एज वाली हरकत करते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो सनकी है, लेकिन दैट इज नॉट द सेंस, दैट इज नॉट विम्सीनेस, दैट इज प्लेफुलनेस और फैंसीफुलनेस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो वो इंसान बहुत लाइवली है, जिसको आप बोलते हो जिंदा दिली, जिंदा दिल से जीने वाला इंसान, दैट्स लाइवली। क्लियर, लाइवलीनेस है बहुत ज्यादा उसमें। तो अब देखिए इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। कह रहा है द डिजाइनर्स न्यू लाइन शोड अ टच ऑफ विम्सी। जो डिजाइनर की जो नई लाइन थी, ठीक है, तो डिजाइनर की जो नई लाइन थी उसने एक क्या शो की, एक प्लेफुलनेस, एक फैंसीफुलनेस चीज शो की, कि मतलब काफी चीजें ऐसी थी जो कि देखकर बहुत ही अट्रैक्शन लग रहा था। ठीक है, तो दैट इज द सेंस कि डिजाइनर की जो नई लाइन है वो एक विंसी चीज शो कर रही है, मतलब डिजाइनर का जो प्लेफुल आइडिया है वो कहीं ना कहीं उसकी उस नई लाइन में झलक रहा है, ऐसा कह रहा है। क्लियर बात समझ आई। अगला वर्ड देखिए यहाँ पे कह रहा है डायबॉलिकल। डायबॉलिकल जो है अल लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है, जैसे कि होता है डिस्पोजल, ठीक है, अप्रूवल, तो अप्रूवल है, डिस्पोजल है, उसी तरह से जिस वर्ड के लास्ट में एल लगता है वो भी आपका एडजेक्टिव होता है, जैसे डिस्पोजल हो गया, अप्रूवल हो गया। तो इसी तरह से डायबॉलिकल भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शैतानी करना, वेरी बैड और एनोइंग, मतलब एकदम परेशान कर देना। आप बोलते हो ना नाक में दम कर दिया, तो नाक में दम कर देना मतलब ये एक मुहावरा कहावत है जिसको आप बोलते हो। तो डायबॉलिकल का मतलब वही होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अपनी भाषा में नाक में दम कर देना, मतलब बहुत ज्यादा इतना शैतानी कि मतलब बिल्कुल परेशान कर दिया, एनॉय कर दिया। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेविलिश हो गया, टेरिबल हो गया, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नॉटी भी हो सकता है, नॉटी कैन ऑल्सो बी द सिनोनिम। क्लियर, ये हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट है, जेंटल है, गुड हो जाएगा, ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखो डायबॉलिकल एक एडजेक्टिव है, कोई इंसान शैतान हो सकता है, शैतानी करने वाला। द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द नेबर्स पार्टी वॉज डायबॉलिकल। जो लगातार जो शोर आ रहा था नेबर की पार्टी से वो बिल्कुल डायबॉलिकल था, शैतानी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बगल में नेबर में जो पार्टी चल रही है तो वहां पे कुछ शैतानी हो रही है, लोग शैतानी कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत चिल्लाने की और इस तरह से करके इंजॉयमेंट की आवाज आ रही थी, मतलब लोग सॉन्ग्स वगैरह पे इंजॉय करते हैं, हा वो करते हैं, चिल्लाते हैं, पार्टी वगैरह में एंजॉय करते हैं, बिल्कुल पागल की तरह भी चिल्लाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक डायबॉलिकल कैरेक्टर होता है लोगों का, जो कि शैतानी में लोग कुछ भी करते हैं, राइट, ये चीजें होती है। तो diabolical is actually an adjective. Clear? Many a times people lose their temper and they get into the diabolical act. ठीक है, और वो लोग क्या होते हैं, बिल्कुल शैतानी वाला काम करने लगते हैं, तो अपना सेंस खो देते हैं। क्लियर, ये चीजें। अब अगला वर्ड देखो यहाँ पे एक और वर्ड है, ये नेक्स्ट वर्ड है इसका, सेकंड लास्ट वर्ड है एक्सेंटुएट। एक्सेंटुएट का मतलब होता है एट लगा हुआ है, ये एक वर्ब होता है क्योंकि ये एक एक्शन शो करता है।
एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, किसी बात पे जोर देना। तो जब आप किसी बात पे जोर देने की कोशिश करते हैं, किसी चीज पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक्सेंचुएट कहते हैं। ये एक वर्ब है जो कि एक एक्शन को शो कर रहा होता है। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस। किसी चीज को नोटिस करना बहुत आसान है आपके लिए, कोई चीज आप बड़ी आसानी से नोटिस कर पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेंचुएट। क्लियर? इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हाईलाइट करना, स्पॉटलाइट करना, एम्फेसाइज करना तो है ही आपका। क्लियर? ये बात समझ आई? अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, स्पॉटलाइट तो है ही आपका। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करने का मतलब अंडरलाइन करना नहीं, अंडरलाइन का मतलब भी एम्फेसाइज करना। आप किसी चीज को अंडरलाइन क्यों करते हो, कि इसलिए करते हैं ताकि उस पे स्पेशल एम्फेसिस हो हमारा, ताकि उस चीज पे हमारा एक्स्ट्रा ध्यान जाए, इसलिए हम किसी चीज को अंडरलाइन कर रहे होते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो गया, वीकेन, कमजोर कर देना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस करने को किस तरह से यूज हुआ है, वर्ब है किसी बात पे जोर देना, तो जोर देना एक क्रिया है, एक एक्शन है। जैसे कह रहे हैं, शी यूजेस मेकअप टू एक्सेंचुएट हर ब्यूटीफुल आईज। अपनी खूबसूरत आंखों को और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए वो मेकअप इस्तेमाल करती है, आई मेकअप यूज करती है। क्लियर? इसी तरह से आप कुछ भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, शी ऑलवेज यूज हाईलाइटर टू हाईलाइट हर आंसर सो दैट शी कैन एक्सेंचुएट हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेंशन्ड इन द आंसर। ठीक है, वो अपने आंसर में हाइलाइटर का इस्तेमाल करती है। जब भी वो लिखती है, हमने क्या बोला स्टेटमेंट, हमने ये बोला कि जब भी वो अपना आंसर लिखती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देखो आदत होती है कि वो अपने आंसर्स को लिखते हैं ना जब कॉपी में, तो वो हाईलाइट, कुछ बातों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं? because they want to accentuate the important facts mentioned in their answers। क्योंकि उनके आंसर्स में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने मेंशन किए होते हैं, उसको वो ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि एग्जामिनर जब हमारे एग्जाम की कॉपी चेक करे और जब इन बातों को पढ़े जो हमने हाईलाइट किया, तो हमें अच्छे मार्क्स दे, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। क्लियर? बात समझ आई? एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, एम्फेसाइज करना। लास्ट आज के लिए जो वर्ड है आप लोगों का 10th वर्ड है कल्पेबल। एबल लगा हुआ है देखो लास्ट में, तो आंख बंद करके, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, जैसे कि अवॉइडेबल। ठीक है, तो इसी तरह से अवॉइडेबल की तरह से आपका कल्पेबल भी क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, जिसका मतलब होता है अपराधिक, अपराध से रिलेटेड है ये। ठीक है, किसी ने अपराध किया है, क्राइम किया है, तो क्राइम से रिलेटेड ये वर्ड है कल्पेबल। कल्प्रेट, कल्प्रेट वर्ड आपने सुना है, कल्प्रेट जो कि क्राइम करने वाला होता है, तो क्राइम से रिलेटेड कल्पेबल। कल्प्रेट इज अ नाउन फॉर्म, कल्पेबल इज एन एडजेक्टिव फॉर्म। तो इसका मतलब होता है अपराधिक, और अपराध को बोलते हैं कल्प्रेट बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज हैपेंड, कुछ बुरा हुआ है उसके लिए कोई इंसान जिम्मेदार है, तो कल्पेबल कहा जाता है। ठीक है, कोई किसी इंसान में ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको बुरा होने के लिए दोषी ठहराया जाता है। आप बोलते हो ना कि कल मेरे घर वो आया था, कल मेरा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए मेरा दिन खराब चला गया, लाइक दिस। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब आप किसी चीज को जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि इस तरह हुआ, उस वो मेरे घर आ गया, या बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया तो मेरा दिन खराब हुआ, दिन खराब चला गया, हमने उसकी शक्ल देख ली तो मेरा दिन खराब हो गया। तो इस तरह की जो चीजें होती है ये कल्पेबल होती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, गिल्टी और ब्लेम वर्दी, मतलब किसी को ब्लेम ठहराना, किसी को ब्लेम करना कि उसकी वजह से मेरा दिन खराब हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनोसेंट मतलब बिल्कुल मासूम होना, इम्यून होना, इम्यून का मतलब भी होता है बिल्कुल मासूम। ठीक है, न्यू बॉर्न भी इसका सिनोनिम हो सकता है। न्यू बॉर्न का मतलब भी, मतलब जिसमें कोई फॉल्ट नहीं हो, फॉल्टलेस हो कोई चीज। क्लियर? फॉल्टलेस भी हो सकता है, फॉल्टलेस मतलब बिल्कुल फॉल्टलेस है। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर इज हाईली कल्पेबल इन दिस अफेयर। इस मामले में जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल आपराधिक हैं, मतलब उनपे लोग दोषी ठहरा रहे हैं प्रधानमंत्री को कि इनकी वजह से बुरा हुआ है। तो ये जो अफेयर था, ये जो मामला था, तो इस मामले में प्रधानमंत्री जो है वो बराबर के जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, लोग उनको बराबर का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। समझ आ रही है? हाईली कल्पेबल, तो कल्पेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है देखो, और अगर स्टेटमेंट पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हाईली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है,
जो कि ये एडजेक्टिव कल्पेबल आपका हाईली एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। समझ आ रही है बात, क्लियर है? तो ये था आज के लिए लास्ट वर्ड। आई होप ये सेशन भी आप लोगों को पसंद आया है। मिलते हैं कल अगली क्लास में, कल डे 3 में मिलते हैं गाइस आप लोगों से फिर कुछ अच्छे लेवल के वर्ड्स लेकर। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन गाइस। सब लोग रेगुलर क्लासेस में रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग लैंग्वेज इंप्रूव करोगे। 500 वर्ड्स यहाँ पे जो लेकर चल रहे हैं, मेरी गारंटी है कि आपका 80 से ज्यादा % इसमें वोकैब कवर अप हो जाए। ठीक है, चलिए। लेकिन एक होमवर्क साथ में आप लोगों को ये जरूर करना है। क्या होमवर्क करना है? कि जितने भी डेली के हम 10 वर्ड्स आपको जो बता रहे हैं, उन वर्ड्स के एटलीस्ट आप लोगों को 2 नहीं तो एक सेंटेंस तो जरूर बनाना है। सोचिए कि जो वर्ड हमने एक्सप्लेन किया, जो बताया आपको, एग्जाम्पल सेंटेंस भी बताया आपको, तो आप अपने से इस वर्ड का क्या सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को किस तरह से आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, क्या सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो, तो वो आप लोग जरूर बताएं मुझे। डेली के 10 सेंटेंस बनाना आपका होमवर्क है। ठीक, तो मिलते हैं कल डे 3 में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।